नमस्कार, डिजाइन न्यूज के खास कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इन दिनों मध्य प्रदेश के नौजवानों में आईएएस आईपीएस बनने की उत्कंठाएं काफी बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र अब अपने कैरियर के रूप में आईएएस और आईपीएस जैसे पदों पर भी देखने लगे हैं और काफी हद तक उन्हें सफलताएं भी मिल रही हैं। कभी एक दौर था जब सिविल सर्विसेज में मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों का सफलता का प्रतिशत बहुत मामूली या लगभग शून्य हुआ करता था, लेकिन पिछले दिनों के परीक्षा परिणाम ये बताते हैं कि सिविल सर्विसेज में मध्य प्रदेश के छात्रों की सफलता का प्रतिशत बढ़ा है और उसके लिए बहुत हद तक श्रेय जीटी विष्णुगुप्त आईएएस एकेडमी को है, जो अपने विद्यार्थियों को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, बहुत ही तकनीकी तरीके से, पूरी तरह से कोचिंग देती है और इस बात के लिए तैयार करती है कि उन्हें सिविल सर्विसेज की एग्जाम का सामना कैसे करना चाहिए। खासतौर पर जीटी विष्णुगुप्त आईएएस एकेडमी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुलाब ठाकुर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या सिविल सर्विसेज में जाना है तो क्या तरीके अपनाना चाहिए, क्या नुस्खे अपनाना चाहिए और सफलता का वो गुरु मंत्र क्या है, सफलता का वो सूत्र क्या है जिसके पर चलकर कलेक्टर बना जा सकता है। जीटी विष्णुगुप्त आईएएस एकेडमी से बहुत सारे सफल कामयाब लोग निकले हैं। उनमें जितेंद्र तिवारी हैं, तरुण जैन हैं और भी अनेक नाम हैं। लगभग 400-500 छात्रों की ऐसी फहरिस्त है, एक लंबी सूची है जिन्होंने गुलाब ठाकुर के मार्गदर्शन में सफलताएं हासिल की। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गुलाब जी, हाल ही में 12वीं का रिजल्ट आया है और मध्य प्रदेश की छात्राओं ने बाजी मारी है। कुछ छात्राओं ने तो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया, उनके 80, 85, 90% तक के अंक हैं और उनमें से बहुत सारी बच्चियों ने ये कहा, जब मैं उनके इंटरव्यू पढ़ रहा था, कि बड़े होकर हम कलेक्टर बनना चाहते हैं, हम आईएएस बनना चाहते हैं। क्या यह संभव है कि 12वीं में एक बच्ची कलेक्टर बनने का सपना देखे और उसका सपना पूरा हो जाए? देखिए श्रीवास्तव जी, अगर मैं बात कहूँ तो अब अगर वैज्ञानिक तरीके से सिलेक्शन लेना चाहता है कोई छात्र, तो एक बेसिक जो स्तर होता है वो 12वीं का स्तर होता है, जब उसे तैयारी शुरू कर देना चाहिए। हम जितने भी सफल लोगों को देखेंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए हैं, जैसे टीना डाबी हो गई या कई ऐसे बहुत नाम हैं जो पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि अरे बताइए कितनी कम मेहनत की है और सिलेक्शन हो गया, क्योंकि हमें उसके पीछे की कहानी पूरी नहीं पता होती है। क्योंकि वो बच्चे 12वीं से ही तैयारी शुरू कर देते हैं कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ, तो जब तक वो ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं तो उनकी पढ़ाई 3 से 4 वर्ष की हो चुकी होती है और ये जो 4 वर्षों का उनका अनुभव है, ये उनको पहले ही अटेम्प्ट में सफलता दिलाने में कारगर सिद्ध होता है। यही रणनीति हमने मध्य प्रदेश पीएससी के लिए भी अपनाई है और मध्य प्रदेश पीएससी की भी तैयारी हम 12वीं के बाद से ही शुरू करवा देते, ताकि किसी भी विषय से छात्र अपने कॉलेज की तैयारी कर रहा हो, हम उसे पूरी तैयारी यूपीएससी और पीएससी की करवाते हैं 12वीं की कॉलेज के साथ साथ, ताकि उसका एक बेसिक पूरा अच्छे से आधारभूत संरचना एक स्ट्रांग हो जाए, ताकि जब वो पहली ही बार में एग्जाम देने जाए तो उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत सिलेक्शन लेने में ना रहे। गुलाब जी, जैसे कि आपने कहा कि 12वीं के बाद तैयारी शुरू करने के लिए बहुत तैयारी शुरू कर देना चाहिए और 12वीं बहुत सही समय है सही तैयारी करने के लिए। लेकिन पेरेंट्स में, चूंकि पेरेंट्स में एक पिता भी हूँ, तो मुझे लगता है कि 12वीं में अपने गांव से, अपने कस्बे से, तालुका से, ज़िले से छोटे बच्चे को जो 16-17 साल का रहता है उसे इंदौर छोड़ना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं खासतौर पर जिस भंवरकुआ क्षेत्र में आपकी एकेडमी है और जो भंवरकुआ क्षेत्र हब बना हुआ है, वहाँ दूसरी सब गतिविधियाँ भी होती है। तो एक पेरेंट्स मुझे ये लगता है कि बच्चे को क्या इतनी कम उम्र में अकेले इंदौर में छोड़ा जा सकता है, अकेले रखा जा सकता है, क्योंकि सबकी ये हैसियत नहीं है कि वो उसके साथ माता पिता रह सके और इंदौर में फिर खर्चा भी है। क्या ये संभव है कि उस बच्चे को हम सनावद में रख लें, बड़वा में रख लें, बैतूल में रख लें, हमारे घर पे ही रख लें और आप उसके घर में ही तैयारी करवा दें आईएएस आईपीएस की, सिविल सर्विसेज की, 2-3 साल वो तैयारी कर ले, फिर जब वो थोड़ा सा 20-21 साल का हो जाए तो इंदौर शिफ्ट हो जाए? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है इसमें मुझे 2 प्रश्न निकल के आए। पहला तो आपका जो कहना बिल्कुल सही था कि इतनी कम आयु में क्या बच्चे को इंदौर में रखना सही रहेगा।
तो इसके लिए भी मैं जवाब दे रहा हूँ। हमने इसके लिए गुरुकुलम पैटर्न अपनाया है, जिसके तहत सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक बच्चा एकेडमी में रहता है। सारे बच्चों का भोजन एक समान कराया जाता है और उनको वहीं पढ़ा के वहीं याद कराया जाता है और वहीं उनकी प्रैक्टिस की जाती है। 7 बजे के बाद हम उनको हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। यानी कुल मिला के अगर बच्चा इंदौर आता है तो वो 24 घंटे एकेडमी की निगरानी में रहता है। इन केस इसका मतलब वो पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है और विजिलेंस में है, किसी ना किसी की निगरानी में बस है। ये मान के चलिए कि एकेडमी उसके माता पिता के लिए सीसीटीवी कैमरे का काम कर रही है, क्योंकि अगर बच्चा किसी दिन एकेडमी नहीं आता है तो तुरंत उसके माता पिता को फोन चला जाता है कि क्या आपको इस बात का संज्ञान है कि आज आपका बच्चा या बच्ची एकेडमी नहीं आए हैं। तो पूरी अप टू डेट जानकारी, यानी मंथली जो भी टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट क्या रही, उसका परफॉर्मेंस क्या रहा, ये सारी चीज़ों से हम हर माह माता पिता को अवगत कराते हैं। दूसरा जो प्रश्न आपका इसमें रहा वो भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि क्या बाहर रह के भी तैयारी की जा सकती है। तो बिल्कुल की जा सकती है। हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, उस पर हमारे वीडियो डले हुए हैं, लाइव क्लासेस भी चलती हैं, तो बच्चा अपने घर रहकर भी तैयारी कर सकता है। आप स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते बिल्कुल, होंगे। पूरा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है, वीडियो लेक्चर के साथ और हार्ड कॉपी में भी। और अब तो उपलब्ध जमाना है। ऑनलाइन का है। बिल्कुल बिल्कुल 2 साल तो हमने ऑनलाइन ही पढ़ा, जी जी कोरोना था तो ऑनलाइन भी बच्चा पढ़े, इस तरह की व्यवस्था आपने कर रखी है। जी बिल्कुल। देखिए हालांकि ईश्वर ना करे पिछले 2 वर्ष जो स्थितियां रहीं वो आगे आए या लॉकडाउन वगैरह लगे, लेकिन तैयारी हमने उसकी भी करके रखी है कि अगर इन नहीं, केस अभी कभी- देखिए चीन में बहुत, चीन के 16-17 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लग गया जी है। जी और एक वेरिएंट की चर्चा भी है कि वो भी आ सकता है। कई देशों में, स्पेन में और दूसरे देशों में लॉकडाउन लगना शुरू हो गए। जी आप ठीक करें, ईश्वर ना करें, मगर ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता, जी तो क्या रास्ता है, क्या तरीका है? पूरा उसका इंतजाम हमने कर रखा है कि अभी जब बच्चा आएगा हम उसको ऑफलाइन पढ़ाएंगे, और कभी इन केस अगर ऐसी कोई अवस्था आती है तो उसको हम ऑनलाइन जो हमारे वीडियोस हैं, लाइव क्लासेस हैं, वो सारी हम प्रोवाइड कराएंगे। यानी उसकी पढ़ाई में एक भी दिन की बाधा नहीं रहेगी। जो ऑफलाइन में उसने जिस विषय को जहाँ से ख़त्म किया है, यानी जहाँ से क्लासेस रुकी हैं, वहीं से ऑनलाइन में उसकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो जो हम ऑफलाइन में प्रोवाइड करा रहे हैं वही पूरी व्यवस्था है उसको हम ऑनलाइन में भी प्रोवाइड कराते हैं। एक्चुअल में हमारा ऐप है, जीटी विष्णुगुप्त एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर बच्चा उसको डाउनलोड कर सकता है, वहाँ पर वीडियो देख भी सकता है और वहाँ समझ भी सकता है कि कैसे शिक्षक पढ़ाते हैं, किस प्रकार का पढ़ाई का वातावरण एकेडमी में रहता है। देखिए, ये तो एक बड़ा टास्क हो गया, बड़ा टारगेट हो गया, आईएएस बनना, कलेक्टर बनना। जी लेकिन बहुत सारे बच्चे पीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, और पीएससी की परीक्षाओं के माध्यम से वो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एक्साइज ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इस तरह के पर्सनल टैक्स ऑफिसर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये बनना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दोनों का चूंकि पैटर्न भी अलग होता है, टेम्परामेंट भी अलग होता है, टेम्पो भी अलग होता है, सिविल सर्विसेज का और राज्य की परीक्षाओं का। बिल्कुल। तो राज्य की परीक्षा के लिए सही समय क्या है तैयारी का? हालांकि आपने कहा कि 12वीं की बात कर सकते हैं, लेकिन सही समय क्या है? और दूसरा, दोनों के लिए, यूपीएससी और पीएससी की एक योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, दोनों के लिए योग्यता तो जैसे मैंने बताया कि सामान्यतः किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, और किसी भी सेगमेंट से अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो उस सेगमेंट का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके 33% अंक आए हों या 90% आए हों, उससे यूपीएससी और पीएससी को कोई मतलब नहीं है। उन्हें चाहिए कि बच्चा ग्रेजुएट हो। ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि एमपीपीएससी की तैयारी कब से इंदौर में एक कलेक्टर साहब थे, वो बीए में उनके 34-35% ही मार्क्स थे, जी लेकिन आईएएस की परीक्षा में वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो थर्ड डिवीजन हूँ, विद्यार्थी हूँ। तो ये बड़ी उपलब्धि जो बात आप कह रहे हैं कि 33% आने वाला व्यक्ति पहले अटेम्प्ट में आईएएस बन जाता है, बिल्कुल बन जाता और वो है। बाद में मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने। आपने शायद एक पुस्तक का नाम सुना हो, 12th फेल। वो 12वीं में फेल हो गए थे तो वो घर छोड़कर भाग गए थे। बाद में उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, तो वर्तमान में वो डीआईजी के पद पे पदस्थ हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक अलग ही मतलब सेगमेंट हो जाता है पीएससी यूपीएससी, एक जज्बा है वो कि जिसे करना है उसके लिए
ये सब चीज़ें मायने नहीं रखते कि कॉलेज की पढ़ाई में वो कैसा रहा या स्कूल की पढ़ाई में वो कैसा रहा। तो केवल यूपीएससी और पीएससी को ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी सेगमेंट में किया हो, 33% के साथ भी किया हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर चूंकि 12वीं के बाद हम इसलिए जोर देते हैं तैयारी करने पर कि इस समय कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ रहा है। वो कंपटीशन बढ़ रहा है तो जो अन्य लोग हैं वो तो अपनी तैयारी पहले ही शुरू कर चुके हैं। अब अगर मैं एक प्रश्न आपसे ही पूछूं कि ऐसा बच्चा जो पिछले 3 सालों से तैयारी कर रहा है, वैज्ञानिक तरीके से तैयारी कर रहा है, शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयारी कर रहा है, और एक ऐसा बच्चा जिसने अभी ग्रेजुएशन किया है और तैयारी करना शुरू की है, तो दोनों में से सिलेक्शन किसका होना चाहिए? मेरे ख्याल से आपका जवाब रहेगा जाहिर सी बात है कि जो बच्चा 3 साल से उसकी तैयारी कर रहा है वो उसका अपर हैंड रहेगा। बिल्कुल। तो अगर सिलेक्शन बच्चा पहले ही अटेम्प्ट में चाहता है और अच्छे अपने मनपसंद की पोस्ट चाहता है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कॉर्पोरेटिव इंस्पेक्टर से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक की पोस्ट है, और अगर तृतीय श्रेणी की पोस्ट मिलती है तो द्वितीय श्रेणी में जाने में 14 वर्ष का समय लग जाता है प्रमोशन पाने में। तो वो 14 साल वहाँ व्यर्थ में इंतज़ार करने से अच्छा है यहाँ 3 साल मेहनत कर ली जाए। तो मेरा तो यही कहना रहा है कि बच्चों को ये जो 3 साल मिलते हैं 12वीं के बाद, बच्चे उन्हें एंजॉय ना करें, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। एक बड़े बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो इन 3 सालों में मेहनत कर लेता है उसे ज़िंदगी भर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो ये 3 साल ऐश कर लेता है उसे ज़िंदगी भर मेहनत करना। मेरे पिता भी कहते थे कि 22-23 वर्ष की उम्र तक जो मेहनत कर लेता है फिर वो जिंदगी भर ऐश करता है। बिल्कुल। या तो 22-23 वर्ष तक ऐश कर लो और जिंदगी भर परेशान होते रहो, या 23 वर्ष तक बहुत मेहनत करो, बहुत परिश्रम करो, भिड़े रहो, लगे रहो, जुटे रहो, और उसके बाद जिंदगी भर मजे करो। बिल्कुल। ये सफलता का फार्मूला यही है। लेकिन एक ये भी अक्सर बात होती है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसका कोई एक मेजरमेंट है, एक नाप है कि भाई इतने घंटे पढ़ लूंगा तो मैं डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगा? नहीं, देखिए इसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। कई ऐसे छात्र हैं जो 4 घंटे पढ़ाई करके पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन पा लेते हैं, कई ऐसे हैं जो 12 से 16 घंटे भी पढ़ते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं पा पाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि चूंकि पीएससी या यूपीएससी आपसे हार्ड वर्क नहीं मांगती है, वो मांगती है स्मार्ट वर्क। और अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो नो डाउट आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। शिक्षण संस्थान या शिक्षक यही भूमिका निभाते हैं कि वो आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाते हैं, क्योंकि इन परीक्षाओं में मुख्य ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, मुख्य ये हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप बाजार में जाएंगे तो एक विषय की 100 पुस्तकें उपलब्ध हैं। अब बच्चे को तो सभी महत्वपूर्ण लग रही हैं, और हर पुस्तक वाला ये दावा करता है कि हमारी पुस्तक सबसे अच्छी है। तो एज ए मार्गदर्शक हम उसे बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था जी, तब मुझे मेरे टीचर ने समझाया था कि ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको ये पता हो कि क्या नहीं पढ़ना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बात वही है। वो समय भी वही था, ये समय भी वही है, क्योंकि एग्ज़ाम तो वही है। तो महत्वपूर्ण ये, अब चूंकि बच्चा सबसे ज़्यादा मिसगाइड हो जाता है जब वो देखता है बहुत सारा मैटर है, बहुत मटेरियल है, तो वो सोचता है मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मुख्य काम की चीज़ है उससे वो भटक जाता है, और इसी कारण कई बच्चे जो 12 से 15 घंटे मेहनत करते हैं सिलेक्शन नहीं ले पाते। कई ऐसे बच्चे हैं जो 3 से 4 घंटे मेहनत करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने मनपसंद की पोस्ट ले लेते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल आता है, जो मेरे जहन में बहुत देर से आ रहा है, मैं अभी 12वीं का रिजल्ट आया, एक बच्ची का मैंने इंटरव्यू पढ़ा। वो बच्ची ने कहा कि हम एक कमरे के मकान में रहते हैं, माता पिता और 2 भाई बहन, 3 बहनें भाई, 2 बहनें, 1 भाई है और 2 माता पिता, 5 लोग हम एक कमरे के मकान में रहते हैं। और जब ये सारे लोग 11 बजे सो जाते थे तब मैं लाइट जलाकर पढ़ाई करती थी, और वो लड़की टॉपर बनी है। अंदाज लगा सकते हैं कि वो गरीब परिवार की बच्ची है, और उसने कहा कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। अब ऐसे बच्चे जो कलेक्टर बनना चाहते हैं और बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से या मध्यम वर्गीय परिवार से या गरीब परिवार से आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं, वो कितना खर्चा कर पाएंगे? क्या खर्चा क्या आता है इसमें? आईएएस की तैयारी करना है, पीएससी की तैयारी करना है, तो खर्चा क्या है इसमें? मोटी बात तो ये है ना कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी, बिल्कुल सही आपने बात कही है। अगर मैं सामान्यतः बात करूं, अगर मध्यम वर्गीय परिवार के ही ज़्यादा बच्चे तैयारी करते हैं, तो अगर भंवरकुआ क्षेत्र में अगर आप कोई
रूम लेते हैं या हॉस्टल लेते हैं तो 2,500 से 3,000 में आपको मंथली में हॉस्टल का खर्च हो जाता है, अगर किसी के साथ आप शेयरिंग करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर खाने की बात करें तो 1,800 से 2,000 के आसपास टिफिन की व्यवस्था हो जाती है। अगली जो मुख्य बात आती है कि कोचिंग संस्थान की फीस या कॉलेज की फीस, तो 8 से 10,000 में इंदौर में कोई सा भी कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है जिसकी वार्षिक फीस 8 से 10,000 होती है। कोचिंग संस्थान की फीस की अगर बात करें तो 3 वर्ष की टोटल फीस 1.5 लाख से 1,75,000 के आसपास होती है, यानी प्रति वर्ष 50,000 फीस रहती है। इसमें भी अगर कोई बच्चा योग्य है तो इसके लिए हमारे कोचिंग संस्थान में भारत निर्माण करके एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो पर डे होता है। पर डे इन द सेंस कि जब भी बच्चा आता है तो उसको वहीं बिठा के वो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है अगर वो गरीबी रेखा के नीचे का है। और उसमें नंबर लाओ और छूट पाओ। एग्जैक्टली, उसको छूट पाओ। अगर आप योग्य हैं तो आप छीनिए, मांगिए मत। हमारा ये कहना है कि अगर कोई बच्चा योग्य है, जैसे आपने वो बच्ची का कहा टॉप है, तो ऐसे बच्चों को तो अपना हक छीनना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम तो स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। बच्ची योग्य है, बच्चा योग्य है तो वो उतने अच्छे अंक लाएगा, उतने प्रतिशत की वो छूट पाएगा। तो उसके भी मन में रहेगा जितने प्रतिशत लाओगे उतने प्रतिशत ही छूट। बिल्कुल 70 तो 70%। बड़ी अच्छी योजना है। तो बस इसीलिए कि कुछ हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं तो उनको भी साथ साथ संस्थान निभा रहा है। और मेरा 12 साल का जो कैरियर रहा है, तो 12 साल के कैरियर में मैंने प्रयास यही किया है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की सहायता की जा सके इस फील्ड में अगर आए हैं तो इसको फीस या पैसे की कमी में किसी के अरमान या सपनों का दमन नहीं होना चाहिए। कभी जीटी विष्णुगुप्त में ना हुआ है, ना कभी इस प्रकार का होगा। अब जीटी विष्णुगुप्त की अगर मैं बात करूं तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि साहब मीडियम क्या होना चाहिए, माध्यम क्या होना चाहिए परीक्षा का, अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब मध्य प्रदेश को मैं फोकस करके आपसे बात करूं तो मध्य प्रदेश में हिंदी माध्यम के, अब ये जो 12वीं का रिजल्ट आया ज़्यादातर बच्चे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, तो क्या ये भी दिल्ली के बच्चों से, चंडीगढ़ के बच्चों से और कर्नाटक के बच्चों से कंपटीशन कर सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने एक इतना अच्छा प्रश्न पूछा है जो लाखों छात्रों के जहन में है। वो कई छात्र तो तैयारी प्रारंभ करने के 6 महीने बाद ये प्रश्न पूछते हैं। आपके माध्यम से मैं ऐसे छात्रों को इस बात का जवाब अभी दे दूंगा कि माध्यम का कोई प्रभाव सिविल सेवा के क्षेत्र में नहीं है। अभी ये जरूर कहा जाता है कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम के सिलेक्शन कम हो रहे हैं, तो उसका कारण भी माध्यम नहीं है। उसका कारण पढ़ने का जो तरीका है या पढ़ाने का जो तरीका है उसमें जो परिवर्तन आए हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं उसको मानता हूँ। पीएससी में अगर हम बात करें तो पीएससी में भी माध्यम की कोई भूमिका नहीं है। माध्यम केवल आपकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है कि आप किस ये हिंदी में अगर आप अपने आप को उपयुक्त समझते हैं, अपनी जो भी विचार है उनको अभिव्यक्त करने के लिए, तो आप हिंदी माध्यम लीजिए। अगर इंग्लिश को आप उपयुक्त समझते हैं तो आप इंग्लिश माध्यम लीजिए। मतलब जिसमें भी आप सहज हैं वो माध्यम आप इन परीक्षा के लिए ले सकते हैं। ये जो मटेरियल आप देते हैं, एजुकेशन मटेरियल या टीचिंग मटेरियल जो होता है, वो उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ मटेरियल जो है वो कोई टीम नहीं बनाती है। हमारे यहाँ वो मटेरियल शिक्षक बनाते हैं। शिक्षक के लिए हमारे यहाँ स्पष्ट पैमाना है कि शिक्षक ने कम से कम इंटरव्यू दिया हुआ हो। अगर वो यूपीएससी सेगमेंट में पढ़ा रहा है तो कम से कम उसने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हो। अगर वो पीएससी सेगमेंट में पढ़ा रहा है तो कम से कम उसने पीएससी में इंटरव्यू दिया हो। और जब तक उसने अगर इंटरव्यू नहीं दिया है तो हम ऐसे शिक्षकों को पढ़ाने के लिए हायर नहीं करते। ये जो शिक्षक हैं जिन्हें साक्षात्कार का अनुभव है, यही शिक्षक स्टडी मटेरियल तैयार करता है, क्योंकि उसे पता है क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। और जिस विषय का शिक्षक है, मान लीजिए संविधान का शिक्षक है, तो वो संविधान का मटेरियल तैयार करता है। ऐसा नहीं कि एक ही शिक्षक ने सारा मटेरियल तैयार कर दिया हो, क्योंकि कोई भी एक शिक्षक सभी विषयों में पारंगत नहीं हो सकता। मैं जो विषय पढ़ाता हूँ मैं उसमें पारंगतता रखता हूँ, लेकिन हो सकता है दूसरे विषयों का मुझे उतना ज्ञान ना हो। तो अगर हमारे यहाँ कोई शिक्षक साइंस पढ़ा रहा है तो साइंस का मैटर वही तैयार करता है। तो हमारा मैटर एक गुणवत्तापूर्ण इसलिए हो जाता है कि उसमें आप ये मान के चलिए जो आप मैटर पढ़ रहे हैं
वो एक ऐसे व्यक्ति का मैटर है जो साक्षात्कार दे चुका है। तो वो मटेरियल बच्चे के लिए बहुत काम का होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट में इस समय मटेरियल की भरमार आई हुई है। चूँकि अब यूट्यूब पर भी आप देखिए या इंस्टाग्राम पर देखिए, टेलीग्राम पर देखिए, बस मटेरियल दिए जा रही हैं एकेडमी, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी कमी यही होती है, जब मार्केट में मटेरियल ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे को लगता है यार अब तो मैं सब पढ़ लूँगा, मैं ही सिलेक्शन ले लूँगा, पर उसे ये नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जैसा कि अभी अपनी चर्चा यूट्यूब हुई पे थी, या बहुत सारे मटेरियल तो मुझे कई बार ऐसा देखने में आया कि वो भ्रमपूर्ण है, बिल्कुल उसमें गलत उत्तर दिया हुआ है। गलत दिया है। अब कई नोट्स मटेरियल जो आते हैं, हम उनको शुद्धि पत्र भेजते हैं कि भाई आपकी ये जो बुक है इसमें लगभग 57 गलतियां हैं, फिर वो माफीनामे के साथ छापते भी हैं। पर अब हम एज ए संस्थान हम सारी बुकों का अध्ययन तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम छात्रों को हमेशा ये कहते हैं कि आप ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में ना भटकें, आप एक योग्य मटेरियल चुनें। और योग्य मटेरियल चुनने का तरीका यही है कि आप सिलेबस उठाएं, मटेरियल उठाएं, पिछले वर्षों के प्रश्न उठाएं, देखें कि हाँ इन मटेरियल से प्रश्न कवर हो रहे हैं, तो फिर आप उस मटेरियल पर विश्वास करें। बहुत धन्यवाद गुलाब ठाकुर जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी कि मध्य प्रदेश की पीएससी में और यूपीएससी में किस तरह से सिलेक्ट हुआ जा सकता है। और बिल्कुल ठीक कहा ठाकुर साहब ने कि वक्त ये है कि आप 12वीं के बाद ही अपने करियर को चुन लें, समझ लें और उस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि ये वो 3 साल हैं 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के, जिसमें आप अपने समय का सबसे सही सदुपयोग कर सकते हैं। भाषा की चिंता मत करिए, आपको अंग्रेजी आती है नहीं आती है महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप में कितना आप खुद को लेकर आत्मविश्वास है, आप कितनी जुनून के साथ तैयारी करते हैं और कितनी मेहनत आप अपने लक्ष्य को, अपने सपने को पूरा करने के लिए करते हैं। तो अगर आप में ये सब गुणवत्ता है तो फिर ना तो भाषा की चिंता कीजिए और ना ही इस बात की चिंता कीजिए कि फीस कैसी होगी, क्योंकि ठाकुर साहब ने कहा कि मांगना नहीं है छीनना है। अगर आप योग्य हैं, काबिल हैं, आप में अगर गुणवत्ता है तो आप अपना हक मांगिए और आपको निश्चित रूप से जीटी विष्णुगुप्त आईएएस एकेडमी में आपका अधिकार मिलेगा। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।